सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में इजाफे समेत दीगर टैक्स के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी सरापा एहतजाज रही, जो पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। गुज़श्ता 3-4 रोज से जारी एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में कई अफराद जख्मी जबकि एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ। जबकि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी दी और फी मन आटे की कीमत में 1100 रुपए कमी की हिदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का ये कहना है कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए गए हैं। इस मामले से उम्दा तरीके से निपटा गया है। फूड सब्सिडी में 3100 रुपये फ़ी मन आटे की कीमत थी, इसमें 1100 कम करके 2000 फ़ी मन कर दी गई है, जिससे कौमी ख़जाने पर 23 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी जम्मू और कश्मीर के रहनुमा साकिब शाहीन ने कहा कि हुकूमत ने चंद मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। कश्मीर भर में लॉन्ग मार्च जारी है। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। अब सवाल यह कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तो तस्लीम कर लिए गए, लेकिन गुज़श्ता 3-4 रोज़ में आज़ाद कश्मीर में जो इंतशार पैदा हुआ, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम किया जा सकता था कि ये सूरत हाल पैदा ही ना होती? हालात इस नहज पर पहुँचे क्यों, ये सवाल हमारा मौजूद है। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी कराची स्टूडियो से हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए, शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब, ये सारी सिचुएशन बनी क्यों, इस नहज पर क्यों पहुँची और इससे तासुर क्या गया? आमना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहली बुनियादी बात तो यह है कि अभी 23 अरब रुपया खर्च करने के बाद और दावा करने के बाद कि जी मामला तय हो गए हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद आपने देखा उन्होंने और तीनों पार्टियों के लोगों को भी इसमें शामिल किया है। नून के लोग भी कैबिनेट में मौजूद हैं, गालिबन 21 मेंबर कमेटी है और PMLN के लोग भी हैं। लेकिन आज 5वां दिन है और कशीदगी बदस्तूर जो है ना मौजूद है। बावजूद इस बात के एक अनाउंसमेंट होगी है। एक वो कहते हैं नोटिफिकेशन कमेटी कहती है कि जो बिजली वाला हुआ है आटे वाला अभी तक नहीं हुआ और मुतालबात उनके ढेरों घेर लगे हुए हैं और मामला ठीक नहीं हो रहे। देखें, 1 साल से इनका आमना ही मामला चल रहा था। इन्होंने अबूरी हुकूमत से बड़ा अरसा बात की, बात नहीं बनी। पार्लियामेंट में उससे पहले मसला लेके गए, बात नहीं बनी। ये कल प्रेसिडेंट जरदारी ने अपना एक स्पेशल इनिशिएटिव कहना चाहिए लिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने सबको बुलाया और लेटेस्ट इतलात ये भी आ रही हैं कि आमना जो ख़बरों में नहीं था, अब पता चला है कि जी शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ गए। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर नकवी साहब भी वहाँ में गए। अमीर मुकाम जो अपने कश्मीर के वज़ीर हैं वो भी गए और आला सरकारी और जिसको कहते हैं सिविल और मिलिट्री हुकाम भी वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे एक कहा जाता है कि बहुत बातें हुई कि भाई आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है। ये जो 16 अप्रैल से शुरू हुआ था और 1 जून तक इलेक्शन उनका होगा, 3 जून का उनका इलेक्शन आना है, रिज़ल्ट आएगा। और वहाँ पे जितना शोर इस पे आजकल हो रहा है पिछले 3-4 दिनों में, वो बीजेपी तो इस्तेमाल ही इसको कर रही है। आमना, वो ये कह रही है कि जी जो इनके पास हमारा कब्ज़ा हुआ कश्मीर है मुबैना तौर पे, उस पर हालात इनके ठीक नहीं है, तो जो असल हमारा कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है, उसके दावेदार बने हैं। देखिए, बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन है। एक इतने अरसे से बात हो रही है, उस पर कोई नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं चीज़ें तय नहीं की। अब GB में भी हालात आपको याद है साल पहले ख़राब हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन मसला हल हो गया था। लेकिन आमना वहाँ पे तो एक सो कॉल्ड सूबाई स्टेटस दिया गया ना, यहाँ पे तो स्टेट का एक वो बना हुआ है जिसको कहते हैं एक स्टेटस दिया हुआ है। यहाँ पे सूरत हाल यहाँ पे है कि बेशुमार लोग हमारे पाकिस्तान के लोग जो है ना, क्योंकि टैक्सेस है ही नहीं, बराए नाम है, तो बड़े बड़े बिजनेसेस और ख़ास तौर पे सिगरेट इंडस्ट्री, इतनी ज़्यादा वहाँ पे सिगरेट इंडस्ट्री है क्योंकि टैक्स नहीं है। लोगों ने वहाँ हमारी अशराफिया वहाँ पर भी पहुँच की। सवाल ये है कि ये वो आप बात कर रही हैं कि इतना मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों? बेइसी एज़ यूअल बेइसी, सर पे जब आती है तलवार लटकती है तो मामला ठीक होते हैं। यहाँ आए दिन डी चौक पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी नर्सें, कभी टीचर, कभी 2-3 दिन बैठे रहेंगे, चौथे दिन फिर मुज़ाकरात करेंगे और मामले को हल करेंगे। उससे पहले कहेंगे जी आइन में गुंजाइश नहीं, लॉ में गुंजाइश नहीं है। अभी तो IMF वाले आ गए ना, पहले तो ये सवाल पूछेंगे जी ये आपने आउट ऑफ द बॉक्स से 23 अरब रुपया किस बात पर दिया? सब्सिडी का नाम लो तो वो उछल पड़ते हैं, ये कैसे आप कंसेशन देंगे? इसी पर तो लड़ाई कर रहे हैं।
तो सवाल ये है कि जी अगर ये प्रेसिडेंट जरदारी इनिशिएटिव ना लेते, कल ना बुलाते, जिस तरह भी उन्होंने बुलाया, तो मामला इसी तरह लग जाना था। चलें अब ये मामला हो गया, आज 5वां दिन है, आज भी कुछ जगहों पे झगड़े मसले हुए हैं। आपने कहा एक पुलिस वाले की डेथ हुई है, 90 लोग जख्मी हुए हैं, और ये नहीं पता कि हमने ये मामला रुक जाएगा नहीं रुकेगा, ये इतनी देर से फैसले क्यों जाते हैं, लेके क्यों बैठ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है एक बेटर सेंस कहीं तो प्रिवेल करे, हर इशू के ऊपर इतना डिले करना। और आज सूरत हाल ये है कि आज इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान में इस हवाले से बातें कर रहा है, तो मेरा ख्याल है बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारी सियासी जमातें सारे जो है ना अपने अपने ज़ाती और सियासी मफाद के पीछे पड़ी हैं। आपका मेरा तो चले छोड़ें, आम आदमी बेचारा जो गुर्बत की सतह $2 पर आगे रह गया, उसको भी कोई नहीं पूछ रहा। और मामला अब पाकिस्तान से होकर आज़ाद कश्मीर तक पहुँच गया, वहाँ पर भी अनरेस्ट उस लेवल पर चली गई कि खुदा ना खास्ता यू कैन नेवर प्रिडिक्ट वहाँ आगे जाके हालात क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तो ये जो 23 अरब रुपए की वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया है, इससे जो कशीदगी है इसमें कमी वाक़ई होगी। दूसरा, ये मुतालबात किस हद तक जायज़ आप समझते हैं? सारी सिचुएशन को मिस हैंडल कहाँ पर किया गया है? जी देखिए, ये जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, आज़ाद कश्मीर का जो मसला है वो ये है कि जी आज़ाद कश्मीर के तकरीबन कोई ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज काफ़ी अरसे से इनका हुकूमत के साथ जारी था, और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि जी बिजली का और ख़ास तौर पे जो इनका मसला है वो है आपका आटे का। ये दो इम्पोर्टेंट मसला था। आज़ाद कश्मीर में जो सालाना 14 अरब यूनिट्स बिजली पैदा होती है, याद रखिएगा, और 2 अरब यूनिट्स सालाना यहाँ की ज़रूरत है। अच्छा, होता ये है कि जी ये हुकूमत से इन्होंने कहा कि जी वापडा के हवाले से 3 रुपये इनको चार्ज किया जाता है, और फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं वो टैक्सेस इतने ज़्यादा करके 30 से प्लस कर दिया जाता है। इसके ऊपर उनका एहतजाज था कि ये नाजायज़ है, और इस सिलसिले में वो कोर्ट में भी गए और हुकूमत पे भी गए। कोर्ट ने हुकूमत को ऑर्डर दिया कि इस पर कानून साजी की जाए, ये गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। चुनांचे हुकूमत ने इस पर कोई खातिर ख्वाह अमल नहीं किया, और ना आटे पे जो सब्सिडी दी जाती थी वो दी गई, जिसके ऊपर वहाँ पर ज़ाहिर है मूवमेंट। आपको पता है आज़ाद कश्मीर जो है वो 3 डिवीज़न, 10 अजला और 35 तहसीलें और 182 यूनियन कौंसल है, और तकरीबन 40 लाख के करीब आबादी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी आप उनको उनके साथ वही जो पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा था उनके साथ, तो अवामी रद्द-ए-अमल वहाँ शुरू हुआ, ज़ाहिर है रिएक्शन शुरू हुआ। फिर उनकी एक एक्शन कमेटी बनी। उस एक्शन कमेटी जो है वो बनी थी, वो कोई पॉलिटिकल लोगों के ऊपर नहीं थी, जो वहाँ पे दुकानदार थे, जो आपके कारोबारी लोग थे, जो आम आवाम थी, उनकी एक कमेटी बनी थी जो एक्शन कमेटी थी, जिसने इनको ये मुतालबात पेश किए गए थे कि जी ये गैर ज़रूरी टैक्सेस हटाया जाए। मेरी इत्तला ये थी कि शायद हुकूमत पाकिस्तान ये मान गई थी, और कोई 100 यूनिट्स पे 3 रुपये और 100 से 500 यूनिट्स पे 5 रुपये, 300 से ज़ायद यूनिट पे 6 रुपये, और कमर्शियल पे तकरीबन 10-15 यूनिट्स हो गया था। ये इत्तला हमें मिली थी और नोटिफिकेशन भी हमने देखा था। लेकिन अभी जो इत्तला आई है वो ये आई है कि जनाब वहाँ पर कशीदगी हो गई है। और देखें, एक बात तो तय है कि ऐसे मौके पे जब अवामी रद्द-ए-अमल आता है तो उसमें मफाद परस्त टोला, बलवाई ग्रुप, दहशतगर्द, ये सब अपने अपने मकासद हासिल करना शुरू हो जाते हैं। और हमने देखा पिछले दिनों वो 2 पुलिस वालों को जो है वो किस तरीके से जो है वो अपनी जान से गए, और फिर कुछ लोगों ने उनको पहाड़ से फेंका। तो एक तरीके से तशद्दुद आमेज़ मुजाहरे शुरू हो गए थे। यकीनन उनका एक्शन कमेटी ने उससे लाताल्लुक़ी ज़ाहिर ज़रूर की थी, लेकिन जब ये अवाम में मामलात जाते हैं और वहाँ पर इस किस्म के एलिमेंट्स आ जाते हैं और कानून और रियासत को चैलेंज करते हैं, तो फिर तो रियासत और कानून एक्शन लेती है, और उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होता है। अभी तो मेरी इत्तला है वो ये है कि तकरीबन कोई 5 के करीब लोग जो हैं वो क्लैश हुआ है, क्योंकि रेंजर्स को देखा गया वीडियो में कि वो आ रही थी, और उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे जो शरपसंद लोग थे उन्होंने पथराव किया, यकीनन फायरिंग भी की है जिसका रद्द-ए-अमल आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जब ये मामलात वफाकी हुकूमत ने 23 अरब जो है वो रुपए इनको दे रही है,
हालांकि वो कहते हैं कि जी ये वादे हमेशा करते हैं, देते नहीं हैं, लेकिन सुने में आया था कि जी शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर 23 अरब रुपए सैंक्शन किया है, और वो अरब उनकी सब्सिडी और दूसरे लवाजमात के साथ साथ ये नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है जिसमें उनकी डिमांड थी वो पूरी हो रही थी। उसके बावजूद ये पुरतशद्दुद अमल जो है इसलिए ज़्यादा हुआ कि एक्शन कमेटी जो है वो उसको सही तौर पर मैनेज नहीं कर सकी, बता नहीं सकी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि एक हुकूमत नाम ने हाथ की बैठी हुई आज़ाद कश्मीर में जो अवामी मैंडेट में नहीं है और बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है, और उसने इन चीज़ों को हवा देने में अहम किरदार अदा किया है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो इस वक्त मसाइल हैं उनमें बलवाइयों, दहशतगर्द और कुछ ऐसे लोग जो अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए करते हैं, वहीं कमज़ोरी उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। ठीक है जी लगारे साहब, एक तो ये कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान है इसके बाद मामला काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इन हालात की जिम्मेदारी किसके सर पर आप समझते हैं? एक तो ये कि हम पिन पॉइंट करके स्वीपिंग रिमार्क्स ये नहीं दे सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वो एलिमेंट जो है वो ज़िम्मेदार है। एक तो ये कश्मीर में इस तरह की रिवायत माजी में मौजूद नहीं रही थी कि कभी एहतजाज इस सतह पर हुआ हो। ये माजी जितना हम जानते हैं उतना कभी भी इस तरह से बहुत से और मामलात पर अवाम का इज्तिमा हुआ, लोगों का इज्तिमा हुआ। ख़ास तौर पर कश्मीर की आज़ादी के इशू पर जो है कश्मीरी बहुत एक्टिव भी रहे और उन्होंने बड़े प्रोसेशंस किए, बड़े बड़े मुजाहरे किए। ये कि इन इश्यूज़ पर जो खालिसतन पॉलिटिकल और इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ये मेरे लिए एक अच्छा नया तजर्बा है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है। और साथ ही एक मिस हैंडल किया गया। जनाब डॉक्टर दानिश साहब ने जो निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि पहले मैं उस तरफ बात कर लूँ। ये जो 3 हुकूमतें तब्दील हुई हैं, एक क़य्यूम नियाज़ी साहब की हुकूमत तब्दील हुई, फिर तनवीर इलियास साहब की हुकूमत तब्दील हुई, और फिर ये जो लाई है तो नाहिल टोटल मेरे ख्याल में कि ये अनवारुल हक साहब की हुकूमत जो है ये तो किसी सूरत में ये मामला को हैंडल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। बेहतर होता तनवीर इलियास साहब अगर होते तो वो इसको हैंडल भी कर रहे होते, वो देख भी रहे होते, उन चीज़ों को वो बेहतर तौर पर कर सकते थे। लेकिन उनको हटाने के लिए जो तरीके अख्तियार किए गए वो भी गैर रिवायती थे, कभी इस तरह के तरीके अख्तियार नहीं किए गए। एक बात और है, कश्मीर जो है वो 2 बड़े जो आपके हाइड्रो पावर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मंगला और जो नीलम वैलम हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, ये आपके पास हैं। और ये यहाँ से जो बिजली पैदा होती है वो पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरियात को पूरा करती है। 4000 मेगावाट जो बिजली जाती है वो आपके नेशनल ग्रिड में जाती है, फिर वहाँ से 400 जो है मेगावाट वापस कश्मीर में लाई जाती है। वो तो ये कह रहे थे ना कि एट सोर्स यहीं से हमें दे दें आप, और इसके जो हमारे बनते हैं उस हिसाब से हमें उसको दे दें, बाकी आप ये बेशक ले जाएं। आप ले भी जाते हैं, आप इस्तेमाल भी करते हैं। फिर ये क्या तुक बनती है कि उनको वहाँ पर न दें और फिर उनके साथ रेट्स वो लाएँ। अभी भी आपको खैबर पख्तूनख्वा का भी ये डिमांड है कि तरबेला का उनको जो वो है रेवेन्यू उसको मिलना चाहिए। इसी तरह से हाइड्रो का कश्मीर का भी अपना है, वो उनका वैसे राइट बनता है कि वो जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनको मिलना चाहिए। अगर पंजाब में सराइकी बेल्ट में सिंध में गंदम पैदा होती है, दीगर चीज़ें पैदा होती हैं, तो वो उनको उसका बेनिफिट भी उनको मिलना चाहिए। ये क्या कि हम बिजली का वो पैदा करते हैं और उनको बिजली का वो नहीं देते। गैस हमारा ये शहजाद ज़ुल्फ़िकार साहब का सूबा देता था, गैस सुई के लोगों को, सुई से 5 किलोमीटर बाहर चल जाएं सुई के, उनको कभी भी नहीं मिली है वहाँ के लोगों को। वहाँ के लोग अब भी लकड़ियाँ जलाते हैं, वहाँ के लोगों के पास कोई ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत नहीं है। गैस पूरे पाकिस्तान में हमने दी, लेकिन हम सुई को भूल गए थे, जहाँ से वो सुई गैस हमने निकाली थी वो नहीं मिली। तो ये नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, लोगों का एहतजाज भी इसमें होता है, ख़ास तौर पर इसको इस मौके पर जबकि वहाँ पर जो है इंडिया इलेक्शन करा रहा है और लोगों ने इलेक्शन को हमेशा मुस्तरद किया है, कहा कि हम नहीं इसका कहते हैं। अब ये सूरत हाल हो गई है कि जनाब अब गुलाम नबी फाई वो लाइन ले रहे हैं जो हमेशा आपकी लाइन लिया करते थे, वो लाइन ले रहे हैं कि जनाब हमारे साथ यहाँ ये हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये तो पाकिस्तान के जो भी लीडरशिप है हर तरह की, हर सतह की और हर इदारे की, चाहे वो सियासी लोग हैं या गैर सियासी लोग हैं, उन्हें ये सोचना है
कि हमने क्या किया है इस मामले को, क्यों मिसहैंडल किया गया है और इससे कैसे जल्दी बाहर आना चाहिए। जुल्फिकार साहब, जिस वक्त ये मामला पनप रहा था उस वक्त उसकी संगीनी को भांपा नहीं गया, जिस तरह से अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि जी मौजूदा हुकूमत की एक गैर जिम्मेदारी है, नेग्लिजेंस है। दूसरी चीज़ ये कि ये मुतालबात किस हद तक फेयर हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस वक्त अभी इत्तेशाम साहब ने इसका जिक्र भी किया IMF की तरफ से, और ये जो ख़बरें छपी हैं उस पर उन्होंने जब मुज़ाकरात कर ही भी रहे थे, शुरू में उनको इंगेज करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये IMF का मसला है, उसने टेकअप किया हुआ है, उठाया हुआ है, सब्सिडी हम नहीं दे सकते आपको, ये बहुत वो होगा। और बिजली के जो टैक्सेस की जिस तरह उनकी डिमांड है, इस पर भी बहुत मसले होंगे हमारे लिए। एक तो उनका मुतालबा ये भी है कि ये आटा जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप दे रहे हैं, वही चीज़ हमें दें। अब असल में होता ये है कि हुकूमतें कोई चीज़ अनाउंस कर देती हैं और उसके वो आने वाले दिनों में उसकी जो रिपरकशंस हैं या उसके ये नहीं देखते हैं कि अगर एक एरिया तक हम उसको महदूद करते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे लोग भी ये डिमांड करेंगे, फिर दूसरे और तीसरा, और ये तमाम मुल्क उसका डिमांड करेगा। उस वक्त तो वो खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं और इस तरह के इक़दाम भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनके लिए मुश्किलात आती है, सख्त वक्त जिस तरह पाकिस्तान पे आज आया हुआ है कि आप तमाम टैक्सेस और ये बिजली महंगी कर दी आपने, गैस महंगी कर दी, कितने टाइम कितने 100% जो है उनके ये चीज़ें महंगी हो गई, और उसके बाद फिर सब्सिडी विड्रॉ कर दिया, वो भी चीज़ें आटा की कीमत जो है वो तो ज़्यादा हो गई। एक मुश्किल तो इस मुल्क में आया हुआ है कि इस वक्त आपने गंदम बाहर से मंगाया, किसान बेचारा रो रहा है, लेकिन उससे एक दूसरी तरफ आम आदमी को फ़ायदा ये हुआ कि जी वो कहते हैं कि रोटी सस्ती हो गई, जी आटा सस्ता हो गया, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान के साथ जो हुआ है, और वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये इन चीज़ों से आम आदमी परेशान होता है। अब उनका मुतालबा यही है कि जो उनके एक मेंबर हैं एक्शन उनके कमेटी, इम्तियाज़ असलम, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया। उमेर नज़ीर हैं, उन्होंने भी रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम मार्च हर सूरत जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ करेंगे, और नोटिफिकेशन नहीं हुआ या उसको कम नहीं किया गया जितना हम मांग रहे थे। वो कहते हैं मंगला से जो जितना प्रोडक्शन का जो आपके कॉस्ट है उसके उतना हमें आप दें, यानी मामला भी हमें बिल्कुल इस टैक्सेस से उन्होंने कोशिश तो की है कि नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ये मामला किस तरह उसके मुज़ाकरात होते हैं, किस तरफ वो जाते हैं, अभी तक तो मान नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म की आपने शायद उसके उनके वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक साहब के जो आपने वो स्टेटमेंट पढ़ के सुना दिया है कि तो वो ये कह रहे हैं, और उनका ये वो उनका व्यू होगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन फिर भी जब तक ये मामला थमे नहीं, हम उस पर शायद अभी अनसर्टेनिटी बरकरार है। कहाँ वो जाके वो करते हैं, गवर्नमेंट में एक खौफ ये भी है कि अगर इनके हम मामला तय कर देते हैं तो जैसे लगारी साहब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो तो पहले से कर रहे हैं कि जो बिजली पैदा होती है आप हमें पहले दे दिया करें, उसके बाद जो ना करें, नेशनल ग्रिड में डालकर सारा घुमा फिरा के आप ले आते हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। जी डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से मजीद लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। इससे पहले कि हम अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ें, डॉक्टर साहब आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ नुक्ता ऐड करना चाह रहे थे, काइंडली क्विकली वो ऐड करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये है कि जी देखिए, जो डिमांड है उनकी, अगर वो डिमांड पढ़ी जो वो एक्शन कमेटी ने की है, वो तो ऐसा लगता है कि जी 76 साल उनका मुतालबा है। लेकिन जो दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं हुकूमत की तरफ से, एक तो ये है कि जी नोटिफिकेशन हो गया है और उसमें उन्होंने बता दिया है कि जी जो डिमांड थी उनकी यूनिट की वो कर दी गई है, 5 रुपये 3 रुपये समथिंग। दूसरा जो है वो आटे की सब्सिडी के हवाले से भी 23 अरब का हो गया है,
तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो फौरी डिमांड थी अवाम के मसाइल वो हल कर दी हैं, नोटिफाई हो गया है, सब चीज़ चला गया है, लेकिन फिर मिस हैंडलिंग हुई है और जिसके ऊपर ये सारा का सारा क्लैश हो रहा है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपने अपना नुक्ता इस हवाले से ऐड कर लिया। अगले हम अपने नाजरीन टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में बढ़ते सियासी दर्जा हरारत और सियासी कशीदगी के पेश नज़र अब हर तरफ से डायलॉग, मुज़ाकरात और मिल बैठने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, लेकिन इस बात का इदराक होने के बावजूद कि मामलात आगे बढ़ाने का वाहिद तरीका मुकालमा ही है। हुकूमत या अपोजिशन दोनों इस हवाले से बात तो करते हैं, लेकिन इसके हवाले से जो एक संजीदा एफर्ट है उसकी हमें कमी नज़र आ रही है। इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान काबिल गौर है कि सियासतदानों ने आपस में हाथ ना मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। जबकि इस कशीदा सियासी माहौल में राना सनाउल्लाह का ये बयान कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं बानी पीटीआई के साथ। डायलॉग गैर मशरूत होने चाहिए। बानी पीटीआई को मानना होगा कि जिस तरह वो एक हकीकत है, इसी तरह नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी एक हकीकत है, ये उन्होंने कहा। मुज़ाकरात की तरफ पहला कदम करार दिया जा सकता है उनकी इस बात को। जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का ये कहना है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो सियासी बयानात और मीडिया टॉक की बजाय निकात पेश करे। एक इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी कायम की जाए और उसको फिर हमारी कोर कमेटी देखेगी। अब इस तमाम सूरत हाल की पहलू जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तो अली मोहम्मद खान साहब का बयान, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि रऊफ़ हसन साहब कल एक प्रोग्राम का हिस्सा थे। वो बज़िद नज़र आ रहे थे कि जी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्लियर कर चुकी है। DGISPR का जो प्रेसर हमारे सामने मौजूद है। दूसरी जानिब पार्टी में एक डिवीज़न, एक हल्का यानी अली मोहम्मद खान साहब मुज़ाकराती कमेटी बनाने का कह रहे हैं कि अगर इंगेजमेंट चाहते हैं तो वो इस हवाले से पेशरफ्त दिखाई जाए हुकूमत की जानिब से। दूसरा हल्का ये कह रहा है। इसी तरह से ये भी सवाल उठ रहा है कि नवाज शरीफ साहब डायलॉग जो करने जा रहे हैं, इस ऑफ़र को एक तो पीटीआई के जो बानी हैं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या उनको करनी चाहिए, ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है। सवालात अपने रखते हैं इस हवाले से। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं, किस तरह से एक इस ऑफ़र को देख रहे हैं? ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, पीटीआई डिवीज़न का शिकार है, और मियां नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में डायलॉग का आगाज़ करेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि क्या मुझसे ये तवक्को रखी जाए कि मैं कहूँ कि जनाब वो फ़लाँ जो पार्टी है या फ़लाँ जो लीडरशिप है वो माफ़ी मांगे और फिर आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि इस वक्त मुश्किल में कौन है? मुश्किल में पीटीआई है। पीटीआई को रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी सूरत में, और फिर डायलॉग का सिलसिला शुरू होना चाहिए। यानी उनकी लीडरशिप को रिहा किया जा सकता है, रिहाई के लिए पेशरफ्त हो सकती है, माहौल साजी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? और मेरा ख्याल में कोई और सियासी लीडरशिप होती, माजी की भी अगर कोई बड़ी लीडरशिप में से कोई होता तो ये कर सकते थे कि जनाब जेल का रुख करते और जाकर जेल में उनकी मिजाज पुरसी करते और कहते कि जी मैं मिलने के लिए आया हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, और एहतशाम साहब को भी याद होगा कि जब 1971 में 20 दिसंबर को भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया, चंद दिन के बाद जो है वो उन्होंने मुजीब रहमान को बुलाया और उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि मैं वज़ारत ये अपना इक़्तिदार छोड़ने को तैयार हूँ, मैं सदर का मनसब भी छोड़ने को तैयार हूँ। आपको ऐसा रास्ता निकालें कि पाकिस्तान एक हो जाए। पाकिस्तान को उस वक्त 2 लख्त किया जा चुका था। भुट्टो साहब ने ये बात की। मुजीब रहमान ने कहा कि जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने हूँ, जेल में कैदी के हिस्से में मैं क्या बात कर सकता हूँ, आप मुझे रिहा करें, फिर उसके बाद देखें। तो वो बिल्कुल सूरत हाल वो नहीं थी, ना ही ऐसी सूरत हाल आज मौजूद है। खुदा ना करे कि कभी पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो। लेकिन क्या हमारी लीडरशिप सारी की सारी इस बात की मुंतज़िर है कि खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि डायलॉग के लिए आप इस तरह बैठ कर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो? नहीं होनी चाहिए ये सूरत हाल पैदा। आपको सियासी लीडरशिप को एक दूसरे के साथ बात करनी होगी। और जो हुकूमत है वो इस पोजीशन में है, आसिफ अली जरदारी साहब इस पोजीशन में है, और मियां शहबाज शरीफ इस पोजीशन में है, नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में है कि वो आगे कदम बढ़ाकर बात कर सकते हैं, और वो डायलॉग के सिलसिले में कोई ना कोई ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं कि जिससे डायलॉग का सिलसिला शुरू हो जाए। और फिर आप इधर पीटीआई की तरफ से भी एक लॉजिकल मनतकी दलील के साथ कोई एजेंडा सामने आए
कि ये बात करें, आपका बिल्कुल ठीक होगा जनाब मुतालबा के जनाब इलेक्शन हमारे साथ ये हो गया, ये सारे साथ हमारे साथ ज्यादती हुई है, फुलाव हुआ है, हम जेल में पड़े हुए हैं, ये सारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्हीं मसाइल से निकलने के लिए आपको रास्ता डायलॉग का अख्तियार करना पड़ेगा। डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। और खुदा ना खास्ता ये भी ना समझें कि वो जो पहले हालात पैदा हुए थे 54 साल पहले, वो हालात दोबारा पैदा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अब एक इंटीग्रेटेड वो है, बीच में 1000 मील के फासले पर दुश्मन नहीं बैठा हुआ है कि वो आपकी मदद करेगा या किसी एक फरीद की मदद करेगा। लेकिन इंटरनेशनल कुव्वतें फिर भी मुदाखलत भी कर सकती हैं और वो ज़्यादा ख़राब भी कर सकती हैं हालात को, हमारी इख्तलाफ से फ़ायदा उठाते हुए वो कोई बड़ी गड़बड़ भी कर सकती हैं। हमें उससे बचना होगा और हमें आपस में बैठने का रास्ता अख्तियार करना होगा। जुल्फ़िकार साहब, एक तो ये कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह उन्हीं के वालिद साहब के बारे में कह रहे हैं जी वो रेडी हैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए PTI से। मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक तो आप समझते हैं कि सियासी हालात को बेहतर बना सकते हैं, उनका किरदार किस हद तक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब लगारी साहब ने जिस तरह कहा, उन्होंने एक मिसाल भी दी, चले जाएंगे, क्या कोई गारंटी देगा कि बानी PTI मुलाकात करेंगे? ऐसा ना हो कि पता चले कि उन्होंने कहा मुलाकात, उन्होंने कहा जी मैं मुलाकात किसके आया, मैं तो मुलाकात नहीं चाहता हूँ। PTI में इस वक्त मुख्तलिफ आप देखें कि माउथ पीसेस हैं। रऊफ़ हसन साहब अपनी बात करते हैं, बैरिस्टर गौर अपनी बात करते हैं, उमर अयूब साहब अपनी बात करते हैं, तो उसमें कोई कंसेंसस नज़र नहीं आता है। या तो तमाम लोग खामोश हो जाएं और मरवत साहब सबसे अलग बात एक पॉलिसी कोई फॉलो करें जी, वो तो बिल्कुल देखें ना, मैंने इसे जिक्र ही नहीं किया क्योंकि उनको वो ज़ेर अताब है। तो बात यह है कि इस तरह से चीज़ें शायद नहीं चली। अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है तमाम तरफ से, एक तरफ से नहीं, तमाम तरफ से होना चाहिए कि वो एक तो सबसे पहले बयानबाजी बंद कर दें, तमाम हर तरफ से बयानबाजी ख़त्म हो जाए। फिर रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि नहीं जी इनसे मुलाकात, इनसे तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट आपने ख़ुद कह दिया, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कहते हैं कि जो मुज़ाकरात करना है आपने वो रास्ता इख्तियार करें। अब चाहते क्या हैं? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा तज्ज़िया है कि वो तो उनको वो चाहते हैं कि सब कुछ वहाँ है, मुज़ाकरात हम उनसे करें, वहीं से अगर मामलात हमारे बिल्कुल तय हो जाएं तो फिर डायरेक्शन सारी तरफ चली जाएगी और सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, मान लिया ये कुछ एक इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपने बज़ाहिर भी तो कुछ पॉलिटिक्स तो करना है आपने। आप इंगेज करें, आप मुस्लिम लीग नून को इंगेज करें, आप पीपल्स पार्टी को, चलें मुस्लिम लीग आपके नज़र में कंट्रोवर्शियल है, सबसे पहले पीपल्स पार्टी को आप करें। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जब बात हो रही थी, आप मौलाना फजल रहमान को इंगेज करें, उनसे बात करें। ठीक। और कोई और ऐसी शख्सियत है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है तो आप उस पर वो करके, गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट कर देगी, वो दरमियान में बैठकर एक दफ़ा चीज़ें तो चल पड़े तो खुद ब खुद जो है टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें आगे बेहतर होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल बज़िद हैं, मुझे नहीं नज़र आता कि ये तो, मुझे इस तरह लगता है अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाते हैं ऐन एक वक्त पर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, इसलिए कि रऊफ़ हसन साहब कुछ कह रहे होंगे, अली मोहम्मद खान साहब कुछ कह रहे होंगे, उमर अयूब पहले अपनी लाइन भी क्लियर करनी। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले शर्त है कि ये अपने तोप को जो है, दाना जो है वो बंद कर दें, को यानी एक पेज पे आना चढ़ा दें कि कोई फायरिंग नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इन हालात में PTI को ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो ग्रैंड डायलॉग करने की बात की जा रही है, यानी वो लीड करेंगे, एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं अपने लिए हालात देखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन पे हैं कि वो डायलॉग कर सकें। वो तो अपने मसाइल खुद नहीं हल कर सके हैं, वज़ीर आज़म नहीं बन सके हैं, अपने जो काबीना है वो नहीं बना सके हैं, वो अपनी सियासी तंजीम को जो है वो मुनज़्ज़म नहीं कर सके हैं, अपने लोगों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं सब। और दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से जो है वो जाकर मुज़ाकरात करेंगे, अभी तो उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जी कि जुर्म और सज़ा का तस्वुर जो है ना वो अपनी जगह मौजूद है, चाहे आइन पाकिस्तान हो, कानून हो या शरीयत हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी डायलॉग की बुनियाद पर
जो है वो लोगों को रिलीज़, किस बात पे डायलॉग हो भाई और किससे डायलॉग हो, इम्पॉर्टेंट बात है। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और ये हुकूमत जो है वो डमी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हम डायलॉग उससे करेंगे जो असल ताकत है, यानी फ़ौज है। तो फ़ौज ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है तो माफ़ी मांगना है तो कौम से माफ़ी मांगे। उसके ऊपर वो कहते हैं हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम किसी के बाप से माफ़ी नहीं मांगे। भाई कब कहा था आर्मी के उस रिप्रेजेंटेटिव ने कि जी आप हमसे माफ़ी मांगे? उसने तो कहा कि आपकी जो हरकतें रही हैं वो कौम से माफ़ी मांगे, और डायलॉग आप सियासी जमातों से करें। और आप कहते हैं कि जनाब इन सियासी जमातों ये डमी लोग हैं। देखिए डायलॉग पार्लियामेंट में होता है, पीटीआई पार्लियामेंट में ही मौजूद है। ये जो कहा जाए ना बिलावल भुट्टो और ये सब सियासी बयानात हैं, इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, पार्लियामेंट मौजूद है। मोस्ट वेलकम, पीटीआई इंटरेस्टेड है तो पार्लियामेंट में बात करें। पार्लियामेंट में पीटीआई भी है, पीएमएलएन भी है, हुकूमत भी है, कायदे अवान भी है, कायदे आपके इस इख्तलाफ भी है। अगर कोई डायलॉग्स हैं तो वही होंगे ना। किस बुनियाद पर इमरान खान से मिलने के लिए जेल जाएं? क्यों जाए भाई जेल? किस लिए जाएं? इसलिए कि वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको इस तरह से अदम बर्दाश्त कर दे, अदम सियासी यानी मैं ना मानूं की कैफियत, यानी धमकियाँ। पहले तो वो अपनी तंजीम को लाइन पे लाए ना। पहले तो वो जिस तरह कहा गया है, बहुत अच्छी बात की गई कि जनाब अली मोहम्मद खान का बयान आपने कोट कर दिया। भाई उस बेचारे की क्या औकात है, उसकी क्या हैसियत है? मसलन रऊफ हसन साहब के सामने वो कहते हैं, रऊफ हसन साहब मैं हूँ जी सेक्रेटरी इत्तलात मेरा है। अयूब साहब कहते हैं कि जी मैं हूँ सेक्रेटरी जनरल, मेरी बात है। उधर से वो कहते हैं क्या नाम है, मैं चेयरमैन हूँ। अब आप ये एक अली मोहम्मद का लेके आ गई। वो बेचारा तो शुरू से कह रहा था, उसने तो ये भी कहा था कि जी फौज से बात करना गैर आईनी अमल है। लेकिन सवाल ये है, तो अगर पीटीए सियासी जमातों में इख्तिलाफ भी होते हैं और मुज़ाकरात भी होते हैं, लेकिन उसका एक फोरम होता है और फोरम के लिए पार्लियामेंट इज द राइट फोरम। सही है ना आसिफ ज़रदारी की जरूरत है ना नवाज शरीफ की जरूरत है। फोरम में आ जाइए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, लीडर ऑफ द हाउस भी है और दूसरी सियासी जमातें। चलें एहतशाम साहब, ये जो हुकूमती जमातें क्या ये सीरियस हैं ये, या सिर्फ ये बयान की हद तक आ जा रहे जी ग्रैंड डायलॉग करते हैं? इनके जो सारे अगर देखा जाए एक्शंस वो क्या बोलते हैं? देखिए हम ना पिछले अब 1.5-2 माह से हम ये बातें सुन रहे हैं, और आपने देखा कि लेटेस्ट बात जिसमें थोड़ा सा वज़न है वो जुमेरात को जो बानी पीटीआई से प्रेसिडेंट साबिक सदर आरिफ अलवी की जो मुलाकात हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी मैं सारी सियासी लोगों से मिलने के लिए तैयार हूँ, और साथ ये भी कहा कि सारे इदारे बंद गली में चले गए हैं। उसके मुकाबले में जवाब दिया इरफान सिद्दीकी सेनेटर पीएमएलएन के नहीं, पीटीआई सिर्फ गई है बंद गली में। लेकिन अच्छा बयान इसके बाद जो आया था ख्वाजा आसिफ का था। उनका कहना था कि आरिफ अलवी साहब ने 9 मई की जिम्मेदारी कबूल किया, वो आगे मामलात को लेके जाएंगे। अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो हमना तय है ना कि एंगेजमेंट की पॉलिसी किए बगैर ये आप अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब रह गया सवाल नवाज शरीफ साहब का। 29 तारीख को गालिबन इनकी मीटिंग हो रही है जनरल कौंसिल की, वहाँ पे सदर बन जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब पीछे हट गए, सदारत छोड़ दी है। अब बेटी क्या कहती है, वो क्या कहते हैं, उनका तो मसला रोना यूँ कहना है ना कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ख़त्म हो गया, वो वापस आना चाहते हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी बकौल राना सनाउल्लाह के कि जी उनकी बानी पीटीआई की राय की भी बात हो सकती है। अच्छा। देखिए हमने ये सारी चीज़ें उस तो होगी। अच्छा बाय द वे जो अली मोहम्मद की जो बात हो रही है ना, उन्होंने कहा जी सियासी क़ुव्वतों से बात करेंगी, लेकिन आप देख लें वाकई दूसरी तरफ से सारे उनके लोग कहते नहीं होगी। अब अहम बात इसमें ही है जो अभी लगारी साहब कर रहे थे ना कि जी किसी को किसी से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। चलें 2 मिनट के लिए इसको भी कह देते ना माफ़ी मांगे, लेकिन लगारी साहब आप मुझे बताएं कि आपने 3-4 महीने पहले लिखा आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अभी चंद दिन पहले टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखा, उसमें भी इस तरह बातें की। आप मुझे बताएं कि अगर आप ये कहेंगे कि जी ये तो आपने खुद किया था, उसके बाद ना माफ़ी मांगे, उसके बाद कहें जी आपके साथ बातचीत हो, तो मुझे कौन मानेगा इस बात को। आज मैं देख रहा था पीटीआई के कुछ हमायती टेलीविजन पे असर काज़मी साहब ख़ास तौर पे कह रहे थे बड़ी अच्छी ऑफ़र किया है DGI-SPR ने, इनको कबूल कर लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बंद गली में फंस गए। अब आमना सवाल ये है कि जी क्या ये हटधर्मी के ज़रिए आप, ठीक है आपको वोट लोगों ने दिया, इसमें कोई शक नहीं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन क्या सियासी लोग अपने दरवाजे बंद करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं? तो कहा जाता ना। तो लगारी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी 71 वाली, और देखें जिस तरीके से मामलात लेके गए आगे, वो तो ठीक है। एक बंदा जो है ना वो उसको लग रहा था कि या मैं जाऊँगा कब्र में या भुट्टो साहब जाएंगे, तो उसने सारी दुनिया को बुला दिया, ना कानून आइन किसी की बात नहीं मानी।
अब सवाल है कि यहाँ से जो सूरत हाल खराब हो, लेकिन रऊफ हसन साहब को मैं सुन रही थी, ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर लग रहा है एहतशाम साहब कि वो पीटीआई वेट कर रही है, उनको लगता है इवेंचुअली एस्टैब्लिशमेंट को उनसे मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे, और वो कह रहे हैं ताकत का जब असल मुंबई हुआ है तो हम उन्हीं से करेंगे ना बात। मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरी सिक्स सेंस या थोड़ी बहुत तो मुझे समझ है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत में भी इन हालात में जब पीटीआई चले माफ़ी भी ना मांगे, और कम से कम ये कहना तो बंद करे कि जी ये काम खुद उन्होंने करवाया था। आप मुझे बताएं, जिनको आप ये कहेंगे जी ये तो 300 जगहों पे हमले तो आपने अपने बंदे भेज के करवाए थे, जबकि ऑडियो वीडियो मौजूद है, तो आप कौन बात मानेगा इनकी और कहेगा कि इनके डर से या दबाव में आके इस तरह बात है? दबाव में आके कभी बात नहीं होगी। हाँ, सैनर एलिमेंट और लिखने वाले बोलने वाले कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आई है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेटेस्ट आरिफ अलवी साहब की एंट्री है, ये लगता है कि मामला आगे जा सकते हैं। लेकिन सारे मेरे पार्टिसिपेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका एतबार क्या है? वो आज ये बात करेंगे, कल मुकर जाएंगे इस बात से, जो मिलने जाएगा कुछ और कह देंगे। आज वो उनके एक साहब कह रहे थे, कहते जी हम क्या करें, हम तो जाते हैं बानी पीटीआई को मिलने के लिए, ना कागज़ होता है ना पेंसिल होता है, लिहाजा जो हमें बात बताई जाती है उसमें कोई कंट्रडिक्शन आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आमना अब सवाल यह है कि आप सियासी पार्टी के तौर पर अपने आप को बचाना चाहिए आपको। आप आपके लोग 9-10 महीने से अंदर हैं, बच्चियाँ आपके अंदर हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या आप हरदर्मी करते रहेंगे? आप ये लोगों की ये बात जेनों में डालने हैं कि आप सियासी जमात नहीं है, आप एक फैन क्लब हैं, आप रॉक स्टार के तौर पे बिहेव करते हैं। देखें ये नुकसान उनको हो रहा है। मुल्की मामलात को देखते हुए, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। मुल्की मामलात को देखते हुए तमाम सियासी पार्टीज को और तमाम सियासी लीडर्स को ये सोचना होगा कि भाई आप बातचीत से मसाइल हल करें और आपस में बात करें, मिल बैठे इस हवाले से। चलें जी, सबका शुक्रिया अदा करूँगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।